कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी। मैं सोनी खुराना स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गेट योर गोल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम पर्यावरण अध्ययन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम फिल किया है जिसमें ईवीएस आती है यानी कि पर्यावरण अध्ययन आता है, तो ये सारी वीडियोज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। फ्रेंड्स, आज हम 101 नंबर के 101 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले के 100 क्वेश्चंस मेरी पुरानी वीडियोस में हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को भी देखिएगा प्लेलिस्ट में से, या फिर मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने 200 हिस्ट्री के और 200 ज्योग्राफी के क्वेश्चंस की भी सीरीज़ कंप्लीट की है। अगर आपने वो क्वेश्चंस भी नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ताकि आपको मेरी आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को सबसे बड़ा भय है। फ्रेंड्स, पृथ्वी पर जो अस्तित्व है हम लोगों का, जैसे जीवन का जो भी अस्तित्व है, पशु पक्षी रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं, हम इंसान रहते हैं, तो हमको सबसे बड़ा भय किससे है, हमें सबसे बड़ा खतरा किससे है? वनों के कटान से, मरुस्थलीकरण से, विकिरण से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ईवीएस के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को सबसे बड़ा भय विकिरण से है। ठीक है, विकिरण के कारण जीवन का अस्तित्व सबसे बड़े संकट में है। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 नंबर का, मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? फ्रेंड, अगर जो भी मानव की जनसंख्या है वो अपना जीवन श्रेष्ठ बनाना चाहती है, अपने जीवन को थोड़ा सा अच्छा बनाना चाहती है, तो उसके लिए उसे सबसे ज़्यादा क्या करना चाहिए? कौन सा उसका कदम सबसे महत्वपूर्ण है? वन रोपण, खनन कार्य पर रोक, वन्य जंतुओं का संरक्षण, या फिर प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग को कम करना? तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है वन रोपण। ठीक है, हमारा पूरा जीवन ही सबसे ज़्यादा वन रोपण पर यानी कि वृक्षों पर डिपेंड करता है। अगर वृक्ष नहीं है तो हमारा जीवन भी लगभग ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मानव की जनसंख्या को श्रेष्ठ बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है वन रोपण। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 नंबर का, पर्यावरण का सह संबंध किस विषय से है? फ्रेंड्स, कौन सा सब्जेक्ट है जिससे पर्यावरण का सीधा संबंध है? भौतिक एवं रसायन शास्त्र, भूगोल, स्वास्थ्य विज्ञान, या फिर इन सभी? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है इन सभी। ठीक है, पर्यावरण का सह संबंध इन सभी से है। देखिए फ्रेंड, फर्स्ट टू थर्ड जो है वो ईवीएस होती है। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पर्यावरण अध्ययन को कौन से स्तर पर स्थान दिया गया है? तो कक्षा 1 से कक्षा 3 पर पर्यावरण अध्ययन को स्थान दिया गया है। ठीक है, फर्स्ट टू थर्ड पढ़ाया जाता है ईवीएस, उसके बाद 4th to 5th पढ़ाया जाता है साइंस, और उसके बाद फिर आगे एसएसटी, ये सब सब्जेक्ट जुड़ते जाते हैं उसके साथ। तो जो सबसे मेन जो पर्यावरण का सह संबंध है वो उन सभी विषयों से है। ठीक है, हाँ, तो आज का चौथा क्वेश्चन है 104 नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में उस समस्या को क्या कहते हैं जिसके कारण कोई छात्र किसी स्तर पर शिक्षा अध्ययन छोड़ देता है? देखिए, कई बार ऐसा होता है, किसी भी वजह से हो सकता है ये, कि कई बार ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ रहे होते हैं पर किसी वजह से उनको पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ती है, तो उसे क्या कहते हैं? अवरोधन की समस्या, शिक्षा की निरर्थकता, अपव्यय की समस्या, या फिर गंभीर समस्या? तो इसका आंसर है अपव्यय की समस्या। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर कोई भी बच्चा किसी वजह से पढ़ाई छोड़ देता है तो उसे अपव्यय की समस्या कहते हैं। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 नंबर का, पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखा जाता है? जब कोई पाठ्यक्रम बनता है, जब स्कूल वाले या फिर टीचर्स या कोई भी उसके करिकुलम का निर्माण करते हैं, करिकुलम बनाते हैं, तो वो किस बात को ध्यान में रखते हैं? या सिलेबस बनाते हैं तो किस चीज़ को उसको ध्यान में रखा जाता है? तो रखा जाता है शिक्षा के उद्देश्यों को, छात्रों को, पाठ्य वस्तु को, या फिर शिक्षण विधियों को? शिक्षा के उद्देश्यों को। ठीक है फ्रेंड्स, जब भी कोई सिलेबस बनाया जाता है, कोई पाठ्यक्रम बनाया जाता है, तो शिक्षा के उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाता है कि हम शिक्षा क्यों दे रहे हैं। जो शिक्षा के उद्देश्य होंगे उसी के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। घरेलू ईंधन
कौन से गैस वायु को प्रदूषित करती है? फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं जब घरेलू ईंधन जलता है, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो लकड़ी हो, कुछ भी हो, तो जब वो ईंधन जलता है, धुआं होता है, तो वो एयर को कौन सी गैस पॉल्यूट करती है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड? तो इसका आंसर है ये सभी। ये तीनों ही गैसें निकलती हैं घरेलू ईंधन से और जो एयर को पॉल्यूट करती हैं। कार्बोहाइड्रेट इन भोज्य पदार्थों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ईवीएस में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये क्या कि कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है, विटामिन किस में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, और एक और टॉपिक सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है बीमारियों का टॉपिक। कई बार पूछा जाता है रतौंधी किस वजह से होता है, बेरी कौन सी विटामिन की कमी से होता है। तो ये जो दोनों टॉपिक हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अगर आप चाहते हैं कि इन दोनों टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगी। बट मैं आपको फिर भी बता दूं कि ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूछ रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट इन भोज्य पदार्थों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आलू, गेहूँ, मक्का, गन्ना, या फिर मांस, मछली, अंडा, दाल, आम, पपीता, संतरा, केला, पालक, प्याज, अदरक, टमाटर? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स फर्स्ट, यानी कि आलू, गेहूं, मक्का और गन्ना में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं जिस चीज़ों में शुगर होती है उन चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्प पोषण का मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर हम अल्प पोषित भोजन करते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है? शरीर क्षीण होने लगता है, त्वचा खुरदुरी हो जाती है, अस्थियों की वृद्धि रुक जाती है, या ये सभी? तो इसका आंसर है ये सभी। अगर हम अल्प पोषित भोजन करते हैं, हमें पूरा पोषण नहीं मिल रहा, तो शरीर क्षीण हो जाता है, त्वचा खुरदुरी हो जाती है और अस्थियों की वृद्धि भी रुक जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो फ्रेंड्स, यही मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो रतौंधी रोग का मैं आपको बता दूं ये विटामिन ए की वजह से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल से जल वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जल से जल वाष्प बनने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। जैसे जब सूर्य की रोशनी नदी के जल पर पड़ती है, गर्मी पड़ती है, किसी पर भी पड़ती है, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हम गैस पर पानी रखते हैं, उसे गर्मी मिलती है तो वह जल वाष्प बन जाता है। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएनजी गैस का मुख्य घटक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। तो सीएनजी गैस का मुख्य घटक है मीथेन। ठीक है फ्रेंड्स, सीएनजी गैस की फुल फॉर्म, एलपीजी गैस की फुल फॉर्म, ये सब एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। एलपीजी की ये एलपीजी का पूछ रहे हैं, एलपीजी की विस्तृत शब्दावली है, यानी कि एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है? लाइम पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लो पेट्रोलियम गैस या लाइट पेट्रोलियम गैस? तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एल फॉर लिक्विड, पी फॉर पेट्रोलियम और जी फॉर गैस। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 नंबर का क्वेश्चन, जीवमंडल है। जीवमंडल क्या है? पृथ्वी पर रहने वाले सभी जंतु, पृथ्वी पर रहने वाले सभी पौधे, पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवधारी। देखिए, केवल जंतु जीवमंडल नहीं है, केवल पौधे जीवमंडल नहीं है, केवल जीवधारी यानी कि केवल मनुष्य जीवमंडल नहीं है, बल्कि पृथ्वी और उसका वातावरण जिसमें उसके जीवधारी रहते हैं। जीवधारी यानी कि सभी, हम सभी जीवधारी में आते हैं, जंतु, पौधे, पेड़, पक्षी, सब मिलाकर जीवधारी आते हैं। जो जीवित हैं उन्हें जीवधारी कहते हैं। ठीक है ना? तो पृथ्वी का वातावरण और पृथ्वी भी जीवमंडल का एक भाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 नंबर का, जीव जंतुओं, पौधों तथा उनके निवास क्षेत्र के संपूर्ण संश्लिष्ट के लिए इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया। फ्रेंड्स, हमने इकोसिस्टम के बारे में सुना है, तो इकोसिस्टम का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था ये पूछा जा रहा है। तो ये किया था टॉन्सले ने। आप याद रखेंगे कि टॉन्सले ने सबसे पहले इकोसिस्टम नाम का प्रयोग किया था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे आप इसे, टॉन्सले से। आप टॉन्सिल से याद कर सकते हैं कि टॉन्सिल ने इकोसिस्टम के बारे में सबसे पहले सुना था या सबसे पहले प्रयोग किया था। अब मृदा अपरदन को प्रभावित करता है। मृदा अपरदन हम सभी जानते हैं, मृदा अपरदन क्या होती है? जब जो ज़मीन की भूमि पर जो मिट्टी होती है वो एक स्थान से हट जाती है, एक स्थान से बह जाती है, दूसरी जगह चली जाती है, तो वह मृदा अपरदन कहलाती है। चाहे वो हवा के थ्रू जाए, चाहे वो पानी के थ्रू जाए, चाहे वो वर्षा के थ्रू जाए, या वो किसी भी कारण से जाए, जब मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाती है तो उसे मृदा अपरदन कहते हैं। तो उसे प्रभावित करता है कौन?
अधिक वर्षा, बिल्कुल मैंने अभी आपको बताया अगर ज़्यादा बारिश होगी तो भी मिट्टी एक स्थान से दूसरी जगह जाएगी। तीव्र ढाल प्रवणता, बिल्कुल अगर ढाल होगा कहीं पर तो मिट्टी तो क्या कोई भी चीज़ होगी तो वो बह के नीचे आई जाएगी। तीसरा, मृदा की अधिक अपरदनशीलता, कई मिट्टी भी इस प्रकार की होती हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती हैं बहुत आसानी से। तो मृदा अपरदन को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं? ये सभी हैं। चलिए आज नेक्स्ट क्वेश्चन है, पका हुआ भोजन फ्रिज में अधिक समय तक परिरक्षित किया जा सकता है क्योंकि? फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं कि अगर हम कोई भी चीज़ बाहर रखते हैं तो वो जल्दी ख़राब हो जाती है, पर अगर वो फ्रिज में रखी जाती है तो कुछ समय तक वह सुरक्षित रहती है, ठीक रहती है। तो क्यों रहती है ये पूछ रहे हैं। तो इसका आंसर है, रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं, कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, या फिर रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट करते हैं। तो इसका आंसर है थर्ड। देखिए फ्रिज का तापमान बहुत कम होता है, हम सभी जानते हैं ठंडी जगहों का तापमान कम होता है, तो कम तापमान पर रोगाणु खत्म नहीं होते हैं बल्कि वह निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है, वह अपना काम नहीं करते, वह निष्क्रिय हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय चक्र के विषयों का वितरण का आधार क्या होना चाहिए? ठीक है, क्या आधार होना चाहिए कि हमें किस आधार पर समय चक्र को निर्धारित करना चाहिए? विषय की कठिनाइयों के आधार पर, कोई आधार नहीं होना चाहिए, इनके अतिरिक्त अन्य आधार पर, या छात्रों की रुचि के आधार पर? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स छात्रों की रुचि के आधार पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित, इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, स्वचालित वाहनों से पेट्रोल के जलने पर वायु प्रदूषण होता है क्योंकि इसमें हम सभी जानते हैं जब एयर पॉल्यूशन का जो मेन सोर्स है वो वाहनों से निकलने वाला धुआं ही है। तो पूछ रहे हैं उसमें क्या होता है? जलवाष्प होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2, CO, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा हाइड्रोकार्बन होते हैं। बिना अभिक्रिया किए ऑक्सीजन की अधिक मात्रा उत्सर्जित होती है। तो इसका आंसर है थर्ड, यानी कि जो धुआं निकलता है वाहनों से उसमें CO2, CO, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा हाइड्रोकार्बन होते हैं। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 नंबर का क्वेश्चन, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ है? तो वह उत्तरकाशी में है, देहरादून में है, पुणे में है, या पणजी में है? तो ये उत्तरकाशी में है। आप याद रखेंगे कि नेहरू इंस्टीट्यूट जो है वो उत्तरकाशी में है। चलिए आज का 120 नंबर का क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, गाँवों की मिट्टी में मकानों को गाय व भैंस के गोबर से लीपा जाता है। हमने सभी ने देखा होगा कि जो गांव के मकान होते हैं वे मिट्टी के बने होते हैं, उनको मिट्टी से लेपा जाता है। तो क्यों लेपा जाता है? खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, कीटों को दूर रखने के लिए, या फिर चिकना और साफ बनाने के लिए? तो इसका आंसर है कीटों को दूर रखने के लिए। फ्रेंड्स गाँव के लोग अपने घर को कीटों से दूर रखने के लिए मिट्टी से, गोबर से, या फिर भैंस के गोबर से या गाय के गोबर से लेपते हैं ताकि कीटों को दूर रखा जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आप मेरी सारी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड विशेज़ फॉर योर एग्ज़ाम्स। मुझे लग रहा है रिकॉर्ड ही नहीं हुई है।